हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 दिसंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो अंतिम श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकले। इनकी अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया अंतिम संस्कार से पहले। आखिरकार मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। इनकी बेटी ने इनको मुखाग्नि दी। राहुल गांधी भी शव यात्रा में उनके साथ आए, उन्हें कंधा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। ये मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी ही भावुक कर देने वाली फोटोज हैं ये। और इनके अंतिम संस्कार पर राहुल गांधी बोले कि दिल्ली के निगम बोध घाट पर जो अंतिम संस्कार हुआ, ये मनमोहन सिंह का अपमान है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी कहा कि केंद्र सरकार इनके स्मारक के लिए जमीन नहीं दे सका, जबकि केंद्र सरकार ने भी जवाब देते हुए कहा कि हम जमीन तलाश रहे हैं। मनमोहन सिंह को लेकर पंजाब भाजपा का भी कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राजनीति न करें, उनके स्मारक स्थल और समाधि स्थल का निर्माण करवाएगी केंद्र सरकार। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भूटान के राजा भूटान नरेश भी इसमें शामिल हुए। पड़ोसी देश में भी विशेष प्रार्थनाएं की गई। पीएम मोदी ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के प्रति उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। तो कुछ यूं अंतिम सफर संपन्न हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है, बीएसएनएल के तकरीबन 19,000 एम्प्लॉइज की नौकरी जा सकती है, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्रालय से दूसरी वीआरएस की मंजूरी मांगी है। इसके बाद कैबिनेट की सहमति जरूरी होगी और अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो बीएसएनएल में काम करने वाले हजारों कर्मचारी नौकरी से विदा हो सकते हैं। वहीं भूकंप पर खबर आ रही दोस्तों। जम्मू कश्मीर की घाटी में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप के झटके लगे। कल भी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 थी। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और एक अपडेट आ रहा, राजस्थान की चेतना जो कि 5-6 दिन हो गए बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 170 फीट गहराई में खुदाई कर रहे हैं अब जवान। जिला कलेक्टर बोले कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। परिवार वालों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। राजस्थान के कोटपुतली में जो बोरवेल में फंसी हुई थी चेतना नामक ये लड़की, तो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और एक बड़ी दुख भरी खबर तो ये सामने आई दोस्तों की राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के गुना में भी बोरिंग के खुले गड्ढे में गिर गया एक मासूम बच्चा। अब इसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए आप ये तस्वीरें, 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। अभी ये 39 फीट पर ही फंसा हुआ है। 4 जेसीबी से इसकी भी खुदाई हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें टनल बनाना भी शुरू कर चुकी है। हालांकि अभी तक एक अच्छी बात यह है कि ये बच्चा तो मात्र 40-39 फीट पर ही अटका हुआ है, ज्यादा गहराई में नहीं गया है। उम्मीद है कि देर रात तक या कल सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन में ये बच्चा सुरक्षित निकल जाए। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ दोस्तों कि आपके नजदीक आसपास घर में, गांव में, खेत में, कहीं पर भी अगर आपको खुला बोरवेल नजर आता है तो प्लीज उसे या तो ढक दें या उस पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दें। खुला ना रखें उसको, ताकि ऐसे मासूम बच्चों के गिरने की घटनाएं ना हो, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश से मुलाकात की। विश्व शतरंज विजेता बनने पर इनको बधाई भी दी। और पीएम मोदी को भी गुकेश ने एक खास तोहफा दिया। ये शतरंज का बोर्ड आप देख सकते हैं। अभी डी गुकेश दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स गुकेश को। चलिए अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन पर आ रही दोस्तों। 31 दिसंबर तक किसान नेता डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अब सख्त आदेश जारी कर दिया है और किसान नेताओं की भी क्लास लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि ये कैसे किसान नेता जो चाहते हैं वे मर जाएं। और पंजाब सरकार को भी कहा कि 31 तारीख तक उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 33 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। और अभी डल्लेवाल से मिलने जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी पहुंचे, जो भी अनशन में रह चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, है ना। वैसे अभी किसानों का प्लान है 30 दिसंबर को पंजाब बंद रखेंगे वो। किसान नेता पंधेर बोले कि मेडिकल और जरूरी सेवाएं तो चालू रहेगी, लेकिन बस, रेल समेत पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 30 दिसंबर को कल ही पंजाब बंद रखने की घोषणा की है। और इसी संबंध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता शरवण सिंह पंधेर ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया लोगों के लिए। इस दरमियान दोस्तों पंजाब में कल क्या क्या चीजें चालू रहेगी, क्या क्या बंद रहेगी, इस बाबत भी किसानों ने डिटेल शेयर किए, देख सकते हैं आप। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां वगैरह बंद रहेगी, तो आप अपनी गाड़ी में तेल वगैरह आज ही फुल करवा लें। बाकी किसानों का कहना है कि कल तो पंजाब बंद रहेगा 30 तारीख को। फिर नए साल में 4 जनवरी 2025 को खनौरी बॉर्डर पर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन भी होगा और इस किसान महापंचायत को अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल संबोधित करेंगे, है ना। वैसे अभी पंजाब में किसान बंद के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी की कल 30 तारीख को होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। अब 31 दिसंबर को होंगे ये पीयू के एग्जाम। वहीं मणिपुर राज्य पर भी बड़ी खबर आ रही। मणिपुर राज्य में हिंसा फिर से बढ़ने लगी। लगातार 5वें दिन गोलीबारी की घटना हुई। इसमें एक महिला और पत्रकार भी
भी घायल हो गया। मुख्यमंत्री बोले कि कुकी उग्रवादियों ने शांति सद्भाव पर हमला किया। इससे एक दिन पहले कल एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। तो ये दोस्तों मणिपुर राज्य में लगभग महीने भर शांति रहने के बाद फिर से कुकी मेते समाज के बीच हिंसा का माहौल पैदा हो गया। चलिए खबर आ रही है अयोध्या में रामलला के दर्शन का क्रेज देखिए आप। नए साल 2025 से पहले अयोध्या के लगभग सभी होटल बुक हो चुके हैं और अभी मंदिर प्रशासन ने नव वर्ष पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। लगभग 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दर्शन करवाए जाएंगे अब अयोध्या के राम मंदिर में, है ना। वहीं बजट 2025 पर खबर आ रही है कि साल 2029 तक डाक विभाग को मुनाफे में लाने का प्लान बनाया है। वित्त मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव चल रहा। इसी बीच भारत से बांग्लादेश ने चावल भी खरीदा है। 27,000 टन चावल की खेप बांग्लादेश के चटगांव पहुंची और इसके बाद बांग्लादेश ने भी बोला कि भविष्य के संकट से बचने के लिए ये जरूरी है। भारत से अभी बांग्लादेश ने 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला लिया है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे और ये इस साल का मन की बात का अंतिम एपिसोड होगा, 117वां एपिसोड। चलिए वहीं दोस्तों दवाइयों को लेकर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी 111 तरह की दवाइयां। 2 दवाइयां तो बिल्कुल ही नकली पाई गई और अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में दवा दुकानों से नमूने लिए थे। इनमें लगभग 41 दवाओं के नमूनों की जांच संगठन और केंद्रीय प्रयोगशालाओं में की गई, जबकि 70 दवाओं की जांच राज्य प्रयोगशालाओं में की गई। इसमें गैस, बुखार, सांस वगैरह समेत कई अलग अलग तरह की बीमारियों की दवाइयां हैं और इस जांच में लगभग 111 तरह की दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। अब मतलब देखिए आप दवाओं के बाजार में कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और ऐसे ही दवाओं के फर्जीवाड़ा का एक और खुलासा हिमाचल प्रदेश राज्य में भी देखने को मिला। यहाँ देखिए केवल हिमाचल की दवाइयों में भी 27 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, जिनमें हार्ट अटैक, किडनी, बीपी, शुगर समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाइयां हैं जिनके सैंपल बिल्कुल फेल पाए गए। अब हिमाचल में बनी इन दवाइयों का तो स्टॉक भी वापस मंगवाया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर से और 13 कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि इन कंपनियों की दवाइयां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के मानकों पर खरी नहीं उतर पाई है। ये इन दवाइयों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि सैंपल के अंदर फेल पाएगी। देखिए मतलब आम लोगों के साथ दवाइयों की कंपनियां उल्टा पैसे तो ले रही हैं, लेकिन नकली दवाइयां लोगों को दी जा रही हैं। अब इससे बड़ा गड़बड़ घोटाला और क्या कहोगे आप। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, जो कीपैड फीचर फोन यूज करते हैं बटन वाला, उनके लिए भी 1 जनवरी से UPI से जुड़ा नियम बदलने जा रहा है। अब पैसे ट्रांसफर करने की लिमिट डबल हो जाएगी। जो आपको पता होगा फीचर फोन में NPCI द्वारा 123 पे UPI सिस्टम की जो सुविधा दी जाती है, तो 1 जनवरी 2025 से ही इस सिस्टम के जरिए आप 10,000 रुपए तक का UPI पेमेंट कर पाएंगे, जबकि पहले इसमें लिमिट 5,000 रुपए तक ही थी। समझ रहे हो। और भी क्या है ये UPI 123 पे वगैरह और इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, तो डिटेल आप देख सकते हैं। सिंपल मतलब ये है कि जैसे टच फोन में तो अपन QR कोड स्कैन करके UPI पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बटन वाले फोन में तो कैमरा होता नहीं है, इंटरनेट होता नहीं है, तो उसके लिए ये UPI 123 पे की सुविधा चलती है। तो इसमें आप 10,000 रुपए तक पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों करोड़ों मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा सिम कार्ड। सरकार की तरफ से लिस्ट भी तैयार की गई है। बात कुछ यूं है कि देश में करोड़ों मोबाइल यूजर्स को साइबर फ्रॉड से राहत देने के लिए अब सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा, जिसके मुताबिक नए सिम कार्ड के नए नियम के तहत DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिन लोगों के नाम पर पहले सिम कार्ड में फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनके सिम कार्ड को सरकार ने किसी कारणवश ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, जो लोगों को फ्रॉड मैसेज भेजते थे या उनके साथ साइबर धोखाधड़ी करते थे, तो ऐसे लोग जिनके नाम पर पहले सिम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अगले 3 साल तक नया सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा इस सिस्टम से। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ सरकार ऐसे सभी यूजर्स का डेटा लिस्ट भी जारी करेगी, ताकि उन लोगों को दोबारा सिम कार्ड जारी नहीं होगा। ये नया नियम 2025 से लागू होने जा रहा, समझ रहे हो। और इसके अलावा भी नए साल से PF से जुड़े भी 5 नए नियम बदलने जा रहे हैं। पहला तो ATM की तरह आपको PF में पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। दूसरा, PF में कंट्रीब्यूशन की लिमिट को भी सरकार बढ़ाने जा रही है। तीसरा, PF में इक्विटी की लिमिट भी बढ़ जाएगी। चौथा, PF पेंशन को देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन की धनराशि को विड्रॉल करने की यानी निकालने की सुविधा मिलेगी। और पांचवा, हायर पेंशन के विकल्प की आखिरी तारीख को भी सरकार ने बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है, ठीक है। तो ये PF से जुड़े 5 नए नियम भी 2025 से लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में कई सारे नियमों को सरकार बदलने जा रही है। काफी चीजें महंगी सस्ती भी होगी। मैंने आपको DLS न्यूज पर अभी एक दिन पहले वीडियो बताया था 1 जनवरी 2025 से क्या महंगा क्या सस्ता होगा। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, शराब, पेट्रोल, डीजल, गाड़ियां वगैरह समेत क्या चीजें महंगी होगी क्या सस्ती होगी, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। और इसके अलावा कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जैसे बैंक लोन पर नया नियम, आधार कार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी नए नियम। तो इन सभी नियमों के वीडियो भी आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएंगे। जब भी फुर्सत में हो, शाम के टाइम पर या शाम को आप जब भी बाजार से वापस घर आते हो नौकरी से, जॉब से, तो टाइम निकाल कर थोड़ा इसी काम की खबरों के वीडियो को देख लिया करो। नए साल से पहले ये सभी अपडेट जान लेना, ताकि आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अप
टू डेट रहो, समझ रहे हो। सिर्फ इंस्टाग्राम की रीलें देखने में, रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट मत किया करो। मोबाइल है, इंटरनेट है, डेटा है, तो इनका थोड़ा सही इस्तेमाल भी कर लिया करो। देखो मैं तो आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है, इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आजकल तो कौन सुनता है ये बातें और कौन मानता भी कौन है। बहरहाल अपनी बातें करेंगे ढेर सारी कभी। फिलहाल अपन दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक बात और याद दिला दूं आपको, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो फिर इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दो। और बाकी आपका मन करे, दिल करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ रोजाना जुड़े रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ ऐसी काम की महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करते रहेंगे। चलिए फिलहाल मौसम अपडेट की बात करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में तूफान के साथ ओलावृष्टि और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छिटपुट बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। अभी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया। बारिश की वजह से दिल्ली में 15 साल और अजमेर में 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी तेज बारिश हुई, सर्दियों में मावट की बारिश। यूपी में स्कूल बंद पड़े हैं, मध्य प्रदेश में ओले भी गिरे। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। राजस्थान में भी आंधी और बारिश की घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई। धौलपुर में पेड़ और कच्चे मकान धराशायी हो गए, मतलब गिर गए। जोधपुर में भी कोहरे की वजह से 2 कारें टकराई, एक्सीडेंट की घटनाएं देखी गई। इधर मध्य प्रदेश में आज भी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। 2 दिन में 42 जिलों में पानी बरसा, किसानों का मंडियों में रखा अनाज भी भीग गया। वहीं दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि सभी जिला अधिकारी DC को निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि हरियाणा के 5 जिलों में ओले गिरने की वजह से किसान भाई लोगों की फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई हैं। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने अब ये किसानों के हित में अच्छा आदेश जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों जोरदार बारिश हुई। झांसी, नोएडा में ओले गिरे, 20 शहरों में बरसात देखी गई। काशी में बाबा विश्वनाथ को उड़ाई गई मखमली रजाई भी। हिमाचल प्रदेश में भी 24 घंटे में भारी बर्फबारी देखी गई। लाहौल स्पीति में मकान और किन्नौर में सड़कें और शिमला में गाड़ियां तक बर्फ से ढक गई। अटल टनल अभी भी बंद पड़ी है। इधर बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना काम घर से बाहर ना निकलें, और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं झारखंड में भी देखिए आज और कल बादल बरसेंगे। 18 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी और 12 जिलों में घना कोहरा चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा गाँव के लोग घरों में कैद हुए हैं। ये घरों की तस्वीरों का ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरे सभी घरों पर सफेद चादर बिछी हुई है, इतनी बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह में, है ना। और इस बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे भी उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है दोस्तों, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आज संडे है, तो मैं आपको पूरे साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में बढ़त देखी गई। सोना 1059 रुपए बढ़कर 76,436 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी में 2,500 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई इस सप्ताह। और अभी चांदी का रेट 87,831 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट्स देखिए आप। म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर अपडेट आ रहा कि डेट म्यूचुअल फंड ने भी साल भर में लगभग 11.5% तक का रिटर्न दिया। ये कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, साथ ही स्टेबल रिटर्न के लिए बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं। मतलब आपको बैंक FD वगैरह से काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना उनमें। ये कुछ नाम और लिस्ट भी देख सकते हैं आप म्यूचुअल फंड कंपनियों के, जिन्होंने एक साल में कितने प्रतिशत तक का रिटर्न दिया। HDFC, निप्पॉन इंडिया, SBI, लॉन्ग ड्यूरेशन वगैरह वगैरह, है ना। और वैसे निवेशकों के लिए भी खबर है, अगले सप्ताह ओपन होगा इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO, जिसमें आप 31 दिसंबर परसों से लेकर 2 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे। वहीं एक कंपनी डील पर अपडेट आ रहा, अल्ट्राटेक ने स्टार सीमेंट में 8.5% तक की हिस्सेदारी और खरीदी है, और अब अल्ट्राटेक की कुल हिस्सेदारी 21.84% हो चुकी है। सीमेंट सेक्टर में अब 36% शेयर बिरला का और अदानी ग्रुप का हो चुका है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए अगली खबर, दिल्ली में PM मोदी की होने वाली रैली रद्द हुई। आज 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री दिल्ली आने वाले थे, लेकिन अब नहीं आएंगे, 5 जनवरी को दिल्ली आएंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के चलते PM मोदी के दिल्ली कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया है। बाकी आज से ही वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले थे, और यहाँ देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन करेंगे PM मोदी अब 5 तारीख को। वहीं दिल्ली मेरठ RRTS के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में थे, उन्होंने राजस्थान में कई सारे नए जिले बनाए थे अपने कार्यकाल के अंतिम साल के दौरान। लेकिन अभी भजन लाल सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए हैं, जो 21 महीने पहले बने थे। इस पर अभी वर्तमान सरकार का कहना कि इनकी उपयोगिता नहीं थी। हालांकि कांग्रेस ने भी कहा कि हमारी सरकार आई
आएगी तो हम फिर बनाएंगे इन्हें। खैर, भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद दोस्तों अब राजस्थान में टोटल 41 जिले ही होंगे। राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला बना था वो भी अब खत्म हुआ, वो वापस अब जयपुर में शामिल होगा। दूदू और जयपुर ग्रामीण के मिलने से जयपुर जिले में अब वापस 21 तहसील और 16 उपखंड हो चुके हैं। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने गंगापुर सिटी जिले को भी रद्द कर दिया है। अब ये 82 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर में शामिल होगा। हालांकि लोगों में रोष देखा गया, एमएलए बोले कि कोर्ट की शरण में जाएंगे हम। कुल मिलाकर अब राजस्थान में वापस 7 संभाग होंगे और 41 जिले होंगे। कौन कौन से जिलों में निरस्त हुए नए जिले शामिल होंगे, जिनकी लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये जिले निरस्त किए गए जिन्हें वापस इन जिलों में ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे शाहपुरा जो नया जिला बना था वापस अब भीलवाड़ा में ही शामिल होगा। और अब ये कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला होगा, नए 7 संभाग और जिले और पुराने 10 संभाग और जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, कहा कि राजस्थान में पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जाएगा। एसआई भर्ती पर कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ, सीईटी का स्कोर 3 साल तक मान्य होगा। कुछ और फैसले मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भी एक नया आदेश लागू करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। अब इन सरकारी नौकरियों में आधार कार्ड जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक दोस्तों हरियाणा राज्य में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना कि यह कदम नौकरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। ठीक है, मतलब समझ गए, ग्रुप ए और बी की रिक्रूटमेंट के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण जरूरी होगा। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं। अब जो शहीद बलिदानियों के परिजन हैं उनको 50 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ रुपए धनराशि दी जाएगी। जो बलिदानी सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों के जो परिवार हैं उनके परिजनों की मुआवजा राशि को भी हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया। साथ ही हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों को भी हर महीने 20,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो ये सेना, सीआरपीएफ शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट की बैठक में कुछ और फैसले लिए गए। सीईटी में संशोधन को मंजूरी मिली, अब 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और भी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग में किन किन एजेंडों को मंजूरी मिली, कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हरियाणा राज्य में 3,882 परिवारों को भी 144 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। नायब सिंह सैनी सरकार ने ये नए साल का गिफ्ट दिया है। दयालु योजना के तहत हरियाणा सरकार ने इन परिवारों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। इस योजना का उद्देश्य है अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। जो विकलांग वगैरह हैं या जिनके परिवार में कोई सदस्य विकलांग है तो उन परिवारों को मतलब ये हरियाणा सरकार इस योजना के तहत ये धनराशि देती है। कितनी उम्र तक के लिए ये धनराशि कितनी मिलती है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो देखिए सरकार की तरफ से कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि अभी बर्फबारी वगैरह हो रही है तो इसीलिए कुछ रोड पर वाहन इतने बजे से इतने बजे तक आ पाएंगे। ये एडवाइजरी का नोटिस भी आप देख सकते हैं और ये कुछ जम्मू प्रशासन ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें। ओके, वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक अपडेट आ रहा दोस्तों, 31 दिसंबर की रात 8 बजे से कन्नॉट प्लेस में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि नए साल के जश्न के लिए लोगों की भीड़ काफी उमड़ेगी, इसलिए कन्नॉट प्लेस में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा इस रूट पर। वहीं खबर आ रही दोस्तों की दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की भी जांच की जाएगी। दिल्ली के एलजी बोले कि नागरिकों की निजी जानकारी जुटा रहे हैं, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। चलिए अगली खबर आ रही है। एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर ढूंढेंगे अब टीबी के मरीज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर कई नए निर्देश जारी किए हैं। यूपी राज्य में अब मतलब घर घर जाकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो टीबी मरीजों का पता लगाएंगे। अगले 100 दिन तक ये विशेष अभियान चलेगा, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में भी 20,000 नई बसों का बेड़ा जोड़ा जाएगा। 23 अत्याधुनिक बस स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे नए साल 2025 के दौरान। कई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भी 2025 में सूरत बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ नमो भारत, वंदे भारत समेत ट्रेनों का नेटवर्क तो बढ़ेगा ही, साथ ही सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा। 2025 में यूपी मेरठ में डेवलपमेंट का प्लान है। और वहीं खबर है दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीना के नाम पर बिहार राज्य में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 4 लोगों ने मिलकर 100 करोड़ का चूना लगाया। बिहार के दरभंगा में ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया गया कि आरोपियों ने पाकिस्तान की चर्चित महिला सीमा हैदर और उसके पति सचिन के फर्जी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। ये मतलब सीमा सचिन की डिटेल के नाम पर जीएसटी का फर्जीवाड़ा किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। करोड़ों के कारोबार में जीएसटी चोरी की गई है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, महाकुंभ 2025 में ड्रोन शो का आयोजन होगा। प्रयाग की पौराणिक कथा का प्रदर्शन भी किया जाएगा। पहली बार यूपी टूरिज्म ऐसा करने जा रहा है। वहीं एक नई पहल देखिए, अब वैश्विक तकनीकी हब बनने के लिए तैयार है हमारा भारत। कई प्रस्ताव मंजूर हुए। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत सरकार अपनी क्षमता और बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक ये जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप सरकार के प्लान के बारे में। और कुछ वैज्ञानिक रिसर्च की रिपोर्ट देखिए आप। जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोलर जियो इंजीनियरिंग से हर साल 4 लाख लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, समझ रहे हो। वहीं आपके हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च देखिए आप कि मोटापा के मामले में भारतीय बच्चे दुनिया में दूसरे स्थान
स्थान पर है और मोटापे की वजह से कई गंभीर जानलेवा रोगों का खतरा भी हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक दोस्तों भारत में करीब 8.5% बच्चे मोटापे का शिकार हैं और ये संख्या भविष्य में कई प्रकार की बीमारियों के बढ़ने की चिंता बढ़ा सकती है। इसलिए आपके बच्चे भी अगर मोटे हैं तो ध्यान रखें, उन्हें योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम करने की बोले, क्योंकि दोस्तों मोटापा की वजह से आने वाले समय में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पता चला है, समझ रहे हो। तो नया साल आने वाला 2025 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लें। अगर आप खुद मोटे ज्यादा या आपके परिवार में कोई बच्चे बच्ची रिश्तेदार में मोटापा के शिकार हैं तो उन्हें बोले जिम जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, डेली दौड़ लगाओ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ऑटोमेटिक वजन कम होगा, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर आ रही, भारत में वित्तीय वर्ष 2024 में 997 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हुआ। ये इस साल के कोल प्रोडक्शन के डेटा जारी किए सरकार ने। वहीं खबर है दोस्तों पीएम केयर फंड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। 2022-23 में इस फंड में योगदान कटकर 912 करोड़ रुपए ही रह गया। और देखिए हमारे देश के 300 से ज्यादा भारतीय सैनिक जवान नेपाल के लिए रवाना हुए। यहाँ सूर्य किरण नाम से भारत नेपाल सेना के बीच अभ्यास चल रहा, तो इसमें भाग लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ग्रुप ने 11,650 करोड़ का कर्ज चुका दिया है। तो आप कल सोमवार को इसके स्टॉक पर भी जरूर नजर रखें। वहीं म्यूचुअल फंड्स पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जमकर पैसा लगा रही भारतीय महिलाएं भी म्यूचुअल फंड में। 2024 में म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी महिला निवेशकों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ी है। कहीं ना कहीं देखिए मतलब महिलाएं भी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो रही है हमारे देश में, है ना। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा दोस्तों। भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से रेलवे के कुछ नए टाइम टेबल लागू करने जा रहा। कई सारी ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा, कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदलेंगे। ठीक है, तो अब आप नव वर्ष में रेलवे टिकट बुक करने से पहले एक बार रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर चेक कर लें। वहीं खबर है नया साल आने से पहले भारत के लिए एक और खुशखबरी आई। सरकार और आम आदमी सभी को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करेगी, जिससे कि विदेशी निवेश के मोर्चे पर भारत में काफी अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये भारत सरकार के लिए भी अच्छी बात है और देश के ग्रोथ और तरक्की के लिए भी अच्छी बात है। अगर इंडिया में विदेशी लोग निवेश करते हैं तो इससे एटलीस्ट इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ नए नए कल कारखाने, उद्योग धंधे लगेंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कल सोमवार को प्रक्षेपित किए जाने वाले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन स्पेडेक्स को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल शाम को 9:30 के समथिंग इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वहीं खबर है थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और महाराष्ट्र ठाणे में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए एक और अच्छी बात है, भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूजी माइनर भी लॉन्च किया। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। चलिए खबर है दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की 92वीं जयंती के मौके पर हजारों परिवारों को तोहफा दिया। 5000 छात्रों को 2-2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप के रूप में दिए गए। 2 साल पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने 50,000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। तो तब से हर साल 5,000 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाती है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, मतलब समझ गए हो। ये स्कॉलरशिप की ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कल जो 28 तारीख थी ना दोस्तों, ये एक बहुत ही स्पेशल दिन था हमारे देश में, क्योंकि इसी दिन धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा सर दोनों का जन्मदिन था, कल 28 दिसंबर को। टाटा ने सबसे सस्ती कार भी बनाई हमारे देश में, तो वहीं धीरूभाई ने सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया। दोनों के 3-3 ऐसे इनोवेशन रहे हैं जिसकी बदौलत दोनों काफी सक्सेसफुल भारत के बिजनेसमैन रहे। ये दोनों बड़े बिजनेस टाइकून का जन्मदिन 28 दिसंबर को ही है, मतलब एक संयोग देखिए आप, कोइंसिडेंस कहोगे या क्या कहोगे इसे। चलिए अगली खबर आ रही है, बढ़ते आयात के चलते दबाव में है स्टील सेक्टर। अब साल 2025 में सरकार स्टील पॉलिसी में कुछ नए इनिशिएटिव ला सकती है, ऐसी भी उम्मीद है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग आरटीओ में अब घूस देने से नहीं चलेगा काम, क्योंकि यूपी में एआई रोकेगा अनफिट वाहनों को फिट दिखाने का खेल। अब प्रदूषण के मामले में फर्जीवाड़े को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगी योगी सरकार, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब नजदीकी रिश्तेदारों को शेयर ट्रांसफर करना ओनरशिप चेंज नहीं माना जाएगा। 2025 से ये भी नया नियम लागू होने जा रहा। वही खबर है दोस्तों, बिहार में 30 दिसंबर को कल चक्का जाम का ऐलान किया है बीपीएससी के स्टूडेंट ने। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वाम दल की तरफ से यह फैसला लिया गया। खबर है महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 200 करोड़ से यहाँ नया बस स्टेशन बनाया जाएगा और जिसके जरिए डबल डेकर बसें भी चलेगी। वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भी 1 जनवरी से ई ऑफिस और ई मंडी की व्यवस्थाएं लागू होगी। सारे काम ऑनलाइन हो सकेंगे। अब एमपी की मोहन यादव सरकार 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब इसमें ये देखिए आप, ई मंडी योजना क्या होगी, सब कुछ स्लिप वगैरह बनाने का काम इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक होगा और इसी तरह से ई ऑफिस व्यवस्था भी क्या होगी। इन दोनों ही सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, अगला अपडेट देखिए, बिहार में वाईफाई जोन बनेगा पटना। लोगों को मुफ्त मिलेगी वाईफाई की सुविधा। मतलब पटना से ही बिहार सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब क्या होगा कि कई जगहों पर ये वाईफाई जोन लगाए जाएंगे, 15 अलग अलग जगहों पर, जहां
जहां आसपास के एरिया में लोग बाग फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और खबर है दोस्तों, एप्पल कंपनी ने अभी मैकबुक पर 33,000 रुपए तक का ऑफर निकाला है। 10,000 रुपए तक अतिरिक्त डिस्काउंट वगैरह भी आप ले सकते हैं। 2024 खत्म होने से पहले एप्पल की तरफ से ये अमेजोन पर अच्छी खासी डील मिल रही है मैकबुक एयर पर। और खबर है 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी करेंगे GIS योजना का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि व्यवस्था में कोई कमी ना करें। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में बजट में सरकार देगी युवाओं के रोजगार की रिपोर्ट भी। धार्मिक स्थल, गोवंश, ई परिवहन, झुग्गी मुक्त शहर और हेल्थ सेक्टर पर भी बजट का फोकस रहेगा। मतलब डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपने आने वाले बजट को लेकर ये प्लानिंग बनाए हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 जनवरी तक का मौका है, तब तक MP के लोग आवेदन कर सकते हैं। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद होंगे। नए मतदाताओं को भी जोड़ा जाएगा। खबर है छत्तीसगढ़ में रद्द हो सकती है आरक्षक भर्ती परीक्षा भी। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले कि सभी जगहों पर जांच होगी, गड़बड़ी मिलने पर इसे कैंसिल करेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में बनेगा राज्य का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क। नवा रायपुर में सरकार ने 142 एकड़ जमीन भी दी है। और छत्तीसगढ़ में बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। 24 साल बाद नियमों में यह बदलाव हुआ। हाई राइज के नियम बदले, 70 नहीं बल्कि 60% जमीन छोड़नी होगी। इससे फ्लैट बढ़ेंगे और फ्लैटों की कीमतें भी घटेगी। विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से यह फैसला लिया है। चलिए, खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगरा में 7 जनवरी को आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन में 75 जिलों के शिक्षक भी शामिल होंगे। वहीं खबर है यूपी में किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से कर पाएंगे, तभी आपको किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल पाएगा। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई भी थी पहले DLS न्यूज चैनल पर। और खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ के चिकनकारी और जरी जरदोजी को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन में एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बनेगा। और खबर है यूपी अयोध्या में 14 जनवरी से डबल डेकर बसें चलेगी। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने घोषणा की है। यूपी के काशी से एक बड़ी दुखद दर्दनाक घटना देखिए दोस्तों। काशी के करोड़पति साहित्यकार का वृद्धाश्रम में निधन हो गया है। 9 महीने पहले इनको इन्हीं के बेटा और बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया। हद तो अब हो गई कि इनकी जान जाने के बाद भी अंतिम संस्कार में इनका परिवार, इनके बेटा बेटी नहीं आए। देखिए मतलब, जबकि ये बहुत बड़े ज्ञानी साहित्य इतिहासकार रह चुके हैं। 400 से ज्यादा किताबें लिखी इन्होंने। इनकी किताबों के कुछ टाइटल और नाम भी आप देख सकते हैं। क्या कहोगे दोस्तों, घोर कलयुग आ चुका है। 80 साल के उम्र के पापा का अगर बेटा बेटी साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या काम की उनकी जिंदगी। धिक्कार है ऐसी लाइफ पर तो, जबकि इनकी खुद की संपत्ति 80 करोड़ से ज्यादा है। उस संपत्ति को भी हड़प लिया बेटा बेटी ने, ठीक है। और अभी इनका साथ भी नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अभी तो ये भगवान को प्यारे हो गए हैं। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसे बेटा बेटी के बारे में, कमेंट करके बताओ, देखिए मुझे। वहीं खबर है यूपी लखनऊ में व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री सिस्टम का भी विरोध किया। बोले कि नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है ऑनलाइन और इसके चलते मेडिकल वालों का व्यापार भी चौपट हो रहा है। और खबर देखिए, बिहार के समस्तीपुर में ट्रेनिंग के बाद 1752 लोगों को प्रमाण पत्र मिला। लघु उद्यमी योजना की पहली किस्त भी मिली। वहीं बिहार में एक नया सिस्टम भी लागू होने जा रहा। ऑटो और ई रिक्शा के जो जितने भी पुराने परमिट हैं वो रद्द होंगे। अब पटना में भी सीमित संख्या में जारी होगा नया परमिट। बिहार पटना में फिलहाल ऑटो परिचालन के लिए 14,000 पुराने परमिट जारी किए गए, लेकिन इनसे भी पुराने जो पहले से बने हुए परमिट है वो रद्द होंगे। वहीं खबर है दोस्तों, नव वर्ष 2025 के सेलिब्रेशन के चलते 31 दिसंबर की रात से ही सड़क से लेकर होटल, क्लब वगैरह सभी की कड़ी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बिहार के अलग अलग शहरों में 5-5 हजार से भी ज्यादा जवान तैनात होंगे। अच्छा, रेलवे से खबर आ रही, झारखंड में 1 जनवरी से टाटा से कई ट्रेनों का समय बदलेगा। पुराने समय से 5 मिनट से 1.5 घंटे तक का अंतर होगा। और पंजाब के बठिंडा में कल एक बस दुर्घटना हो गई थी, आपको पता होगा। बस नाले में गिर गई थी, उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। तो उनके मृतकों के परिजनों को पंजाब के भगवंत मान सरकार ने 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए की अलग से सहायता राशि देने का ऐलान किया है। चलिए, खबर है उत्तराखंड में भी नववर्ष के मौके पर 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निर्णय लिया, आदेश भी जारी हुआ। और खबर है दोस्तों, 100 दिनों के लिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी शुरू हुआ ऊर्जा साक्षर सिटी अभियान। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलिए, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिहार बोर्ड के 12वीं के एडमिट कार्ड भी जारी हुए। 10 जनवरी से शुरू होंगे 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम भी। राजस्थान में भी आरपीएससी ने 2025 के एग्जाम का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। 31 डिपार्टमेंट में भर्तियां होगी। मध्य प्रदेश में भी साल 2025 में 15,000 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने प्रक्रिया भी शुरू की। 15 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। ये अलग अलग एग्जाम वाइज डिटेल भी आप देख सकते हैं, कितनी कितनी पोस्ट होगी। वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रुप ने 5 भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिनके 30 दिसंबर कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और इनमें लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी 2025। ठीक है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। अब सीईटी एग्जाम को बार बार देने की जरूरत नहीं होगी। अब 3 साल तक मान्य होगा सीईटी का एग्जाम, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना सरकारी भर्तियों के लिए। तो उसकी वैधता को, वैलिडिटी को, जो पहले 1 साल ही थी, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 3 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो इस बदलाव से राजस्थान के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
है ना। वैसे सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट आ रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1267 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी इसकी 17 जनवरी 2025, ठीक है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। अजरबैजान में जो प्लेन क्रैश की घटना हुई उस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने माफी मांगी। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। रूसी अधिकारी बोले कि यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई के वक्त हमारे एरोस्पेस में था ये प्लेन। और चलिए दोस्तों अंत में अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के योग दिख रहे हैं। धनु राशि के लोगों का रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। मेष और वृष राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है। धनु राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आप ये बताओ कि आपके राज्य में, शहर में अभी ठंड कैसी पड़ रही है, बारिश ओलावृष्टि वगैरह भी हो रही है या नहीं, कमेंट करके बताओ, देखे मुझे माहौल कैसा है। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,